चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, मतलब आयंस में ब्रेक करना है और उसकी एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे कैसे कैसे कोई चीज़ आयंस में ब्रेक हो रही है। और उसके लिए हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में केसी बोला जाता था, यहाँ पे उसको एक नया नाम देंगे हम लोग, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो कौन ब्रेक होगा कौन नहीं ब्रेक होगा ये सब बातें करते हैं हम लोग। सपोज कोई सब्सटेंस आपने लिया। हाँ जी, स्क्रीन शेयर्ड नहीं है, इसमें तो दिखा रहा है शेयर्ड है। अच्छा अच्छा, फिर से कर देती हूँ। अभी आ गई। तो एक सब्सटेंस है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं, एक को हम कह रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्यों कह रहे हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों कह रहे हैं ये देख लेते हैं। सब्सटेंस को हमने मॉल्टेन स्टेट में लिया या उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया या उसका किसी भी चीज में सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया हमने, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई इसमें। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ये, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे मान लो हमने ले लिया आपका NaCl लिया हमने, ठीक है। तो अगर NaCl ले लोगे आप, इसका एक्वा सॉल्यूशन बना लो या NaCl को मॉल्टेन स्टेट में ले लो। तो जब NaCl का सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाएंगे और ये आयंस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। ठीक है, मॉल्टेन स्टेट में भी यही चीज होगी। अब अगर हम बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा अगर आप इसके सॉल्यूशन को लेते हो या मॉल्टेन स्टेट में इसको लेते हो, तो आप क्या देखते हो कि ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है। जैसे मान लो सपोज आपने ग्लूकोज ले लिया, ठीक है, आपने यूरिया ले लिया। इनके जब सॉल्यूशंस को हम लेते हैं, इनका सॉल्यूशन बना दो, ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना दो या यूरिया का सॉल्यूशन बना दो और फिर इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करवाओ, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। अब ऐसा होता क्यों नहीं है, क्योंकि ये आयंस में ब्रेक नहीं होते। क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होगा, जैसे ग्लूकोज है आपका, तो फॉर्मूला अगर हम देखें C6H12O6, ये इसको आप मॉल्टेन स्टेट में ले लो या सॉल्यूशन स्टेट में ले लो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो ये कहलाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, जैसे आप NaOH का सॉल्यूशन ले लीजिए, आप HCl किसी एसिड का, किसी बेस का, इनके सॉल्यूशंस आप ले लो, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होती है। तो ऐसे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो आयंस में ब्रेक होकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे, और वो जो नहीं करवाएंगे उनको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट में भी कई सारी कैटेगरी होती है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आपके बेस भी होते हैं। तो एसिड और बेस क्या होते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग।
एसिड और बेस की बात की जा रही है। अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से इन्होंने एसिड बेस को डिफाइन किया है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो नॉर्मल वे में जो ओल्ड डेफिनेशंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। एसिड एंड बेस। एसिड का अगर टेस्ट देखा जाए तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? पढ़ा है आपने कहीं ऐसे, और टेस्ट किया भी होगा, ठीक है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? बिटर और सार। ठीक है। बेस को अगर हम देखें तो सार टेस्ट के होते हैं। एसिड की बात की जाए तो अगर हम लोग देखें, ब्लू लिटमस ले लें हम, तो ब्लू लिटमस को एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर बेस की बात करो आप, तो ये क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। एसिड की अगर बात करो, ये किसकी आवाज आ रही है? यस 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 यस। बिटर टेस्ट तो इसके लिए, बेस के लिए होता है। यस। वो खाया है आपने कभी? नहीं, आपने कैसे खाया होगा? अब अगर एसिड की बात करो, इसको बेस से रिएक्शन करवा दो, तो ये एसिड जो होता है ये बेस की प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है। किल बेसिक प्रॉपर्टी। मोटी मोटी बात क्या है कि एसिड और बेस का नेचर अपोजिट होता है, तो एसिड क्या करता है? बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरीके से इसी पॉइंट को अगर रिवर्स करके बोले तो बेस एसिड की प्रॉपर्टी को किल करेगा। जैसे जब हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो जो मेडिसिन्स यूज की जाती हैं वो क्या होती हैं? उनमें बेसेस होते हैं। जैसे एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम बोलते हैं MgOH होल टॉइस। ये यूज़ किया जाता है जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसको यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है। अब अगर हम बेस को टच करते हैं तो बेस थोड़ा सा सोपी होते हैं टच में, ठीक है, स्लिपरी से होंगे। जब आप टच करोगे ना तो सोपी इन टच होते हैं बेसेस जो भी होंगे। ठीक। हाँ हाँ हाँ। नेचर नेचर नेचर, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, अभी आते हैं उन बातों पे। नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बातें थी जो एसिड बेस के बारे में करी हमने। अब हम लोग वो बातें कर रहे हैं कि भाई किस साइंटिस्ट ने क्या बोला। ठीक। तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो दी थी आर्हीनियस ने। आर्हीनियस ने क्या बोला? कौन है एसिड कौन है बेस? तो इन्होंने बोला एसिड अगर कोई भी चीज है तो वो क्या करेगी? अगर ये A है, इसको हम एसिड बोलते हैं, तो इसको जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये H+ देगा। ठीक है। या इसको जब वाटर में आप डिजॉल्व करोगे तो आपको ये H3O+ देगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, या प्रोटॉन भी कह सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। मतलब एसिड को आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो या तो H+ दिखाई देगा सोल्यूशन में, या H3O+ दिखाई देगा। ठीक। आर्हीनियस ने बोला बेस कौन से सब्सटेंस है? अगर कोई चीज को आप बेस बोल रहे हो, मान लो ये B को हम बेस बोल रहे हैं,
तो इसको जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे, एक्वा सोल्यूशन में इसको डालोगे, तो हमें OH माइनस देगा ये, मतलब सोल्यूशन में आपको OH माइनस दिखाई देंगे। तो आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड वो है जो H प्लस दे या H3O प्लस दे। आरएनएस के अकॉर्डिंग बेस वो है जो OH माइनस दे। जैसे अगर हम बोले HCl को वाटर में डिजॉल्व करो आप, तो HCl H प्लस Cl माइनस ये आयंस दिखाई देंगे। या अगर हम बात करें तो हमें ऐसे भी दिखते हैं, ये जो H प्लस होता है ये H2O के साथ मिलकर के ये आयन बनाता है H3O प्लस। तो सोल्यूशन में आपको H प्लस भी दिख सकता है, सोल्यूशन में आपको H3O प्लस भी दिख सकते हैं। इससे प्रूव हुआ कि भाई HCl जो है वो क्या है, एसिड है। क्लियर है बात? ठीक। अब अगर हम लोग बात करें बेस की, तो बेस क्या होता है, बेस OH माइनस देता है, जैसे NaOH ले लो आप। ठीक है, NaOH ले लिया, OH माइनस देगा ये। ठीक, KOH ले लिया, ये क्या देगा, OH माइनस। क्लियर है बात? एक सेकेंड। हेलो, ठीक है, ये हो गया आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस। अब सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। ये क्या कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अकॉर्डिंग बड़ी सिंपल डेफिनेशन थी। एसिड इन्होंने बोला कि भाई जो प्रोटॉन डोनर होगा, प्रोटॉन देगा, उसको हम बोलेंगे एसिड। और बेस इन्होंने बोल दिया जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन H प्लस है, H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं। H प्लस को प्रोटॉन अच्छा बोलते क्यों है, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करो तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0। 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 0, 1H1 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इससे अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो H प्लस आया, तभी तो आया इससे पहले H प्लस, और H प्लस आ गया। तो अब देखो न्यूट्रॉन तो पहले से नहीं था, इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो ये प्रोटॉन ही तो बचा, एक प्रोटॉन। तो इसीलिए H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं।
तो ब्रॉन्स्टेड ने बोला एसिड वो है जो प्रोटॉन देगा, बेस वो है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब कैसे देखो किस तरीके से एग्जाम्पल हम लोग ले। सपोज हमने लिया HCl, ठीक है। HCl को हमने एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व किया। हम देखते हैं ये बना लेता है Cl- और H3O प्लस। अब अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो हम क्या देख रहे हैं, HCl से क्या बन गया, Cl- बना। तो इसका मतलब इसने H+ को लूज किया, और H2O को अगर देखो तो H2O से क्या बन गया, H3O+ बन गया। इसका मतलब इसने इसी H+ को गेन कर लिया। देख पा रहे हैं सब लोग। तो यहां पे अगर हम देखें तो HCl कैसे काम कर रहा है, एसिड की तरह। क्यों, क्योंकि ये H+ डोनर है। और अगर H2O को हम देखें यहाँ पे तो H2O यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, बेस की तरह, क्योंकि ये H+ को एक्सेप्ट करके ही तो H3O+ बना रहा है। H+ एक्सेप्टर है। ये बात क्लियर हुई सबको। तो अगर हम, हाँ, अगर हम बोले इस बात को तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन HCl is Bronsted acid and H2O is Bronsted base. क्लियर। अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़े से। जैसे मान लो हमने ले लिया ये NH3 ले लिया, NH3 को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं सपोज हमें NH4 बन गया और OH- अलग हो गया। अब अगर देखो तो NH3 में H+ ऐड हुआ है ना, H+ गेन हुआ है, देख। और यहाँ पे H2O को अगर देखो तो H2O दो चीजों से बना होता है, H+ और OH- से। तो यहाँ पे OH- रिमेनिंग है, इसका मतलब इसने H+ को लॉस कर दिया। H+ लॉस का मतलब माइनस ही हो गया, H+ लॉस। तो अब यहाँ पे जो गेन कर रहा है, जो एक्सेप्टर है, NH3 कैसे काम करेगा, एक्ट एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसका मतलब ये कैसे काम कर रहा है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उसको हम बेस बोल सकते हैं। और H2O यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, अगर हम H2O को देखें तो H2O कैसे काम कर रहा है, H2O H+ लॉस कर रहा है, प्रोटॉन को लॉस कर रहा है, प्रोटॉन डोनर है। तो ये क्या हो गया, ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया। क्लियर है बात। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हम देखेंगे कि कौन एसिड की तरह काम कर रहा है, कौन बेस की तरह काम कर रहा है। दिमाग में नहीं बैठाएंगे कि ये एसिड है ये बेस है। ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो भी रिएक्शन में प्रोटॉन दे रहा हो वो एसिड, जो ले रहा हो वो बेस। यहाँ पे देखो H2O काम कर रहा है एसिड की तरह, और जबकि पिछले रिएक्शन में H2O कैसे काम कर रहा था, इस वाले रिएक्शन में ये H+ को गेन कर रहा था, तो ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम कर रहा था। इसीलिए H2O को हम बोलते हैं इसका एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फो का मतलब होता है एक, दोनों तरीके के नेचर शो करना। ठीक है। अब देखो जैसे मान लो हम बोले इसी NH3 का एक्वा सोल्यूशन बना रहे हैं, ये दूसरा रिएक्शन है। मान लो ये NH2- और H3O+ बना देता। देख पा रहे हैं। हाँ, अगर ये ऐसे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, किसी कंडीशन में अमोनिया अगर ऐसे ब्रेक होता है, ठीक। हाँ, तो अब इस केस में क्या हुआ, इसने H+ को लूज किया,
और इसने क्या किया, H प्लस को गेन किया। तो अगर इस रिएक्शन को देखो, ये H प्लस को लूज कर रहा है, तो इस रिएक्शन को देखो तो ये कैसे काम कर रहा है, जो H प्लस डोनर है वो एसिड हो जाएगा, और जो H प्लस गेन कर रहा है, एक्सेप्टर है, वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, लेकिन इसके साथ वर्ड यूज करते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो, अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक टर्म दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। ठीक है, ये क्या मतलब है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है, देखो कॉन्जुगेट का मतलब है दोनों को साथ में बोला जा रहा है। साथ में बोला जा रहा है मतलब जैसे समझ लो, जैसे हिंदी में कुछ कुछ वर्ड्स हम लोग साथ में बोलते हैं ना, जैसे पेरेंट्स के लिए माता पिता साथ में बोला जाता है, ऐसा ना, दिन रात बोलते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना जिनको साथ साथ में बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके की कोई चीज है ये कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस का पेयर क्या है। देखो क्या मतलब है इसका। जैसे मान लो हमें कोई एसिड गिवन है और हमें उसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है। एसिड का फॉर्मूला दे दिया और बोला ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए। तो हम क्या करेंगे, एसिड से H प्लस को माइनस कर दो, मतलब H प्लस निकाल दो इससे, तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। और अगर हमें कोई बेस गिवन है और उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, बेस गिवन है, एसिड बनाना है, तो इसमें H प्लस जोड़ दो, ऐड कर दो, तो कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा उसका। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं और समझते हैं। इसको लिखते हैं या कोई और लेते हैं, जैसे मान लो ये HCl है, H2O, इसने बनाया H3O प्लस और Cl माइनस। ठीक, अब देखो हाँ हाँ हाँ, ये HCl है, ठीक है, इसने H प्लस लूज किया, तो ये H प्लस लूज कर रहा है, तो ये क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है ना। ठीक, ये H प्लस गेन कर रहा है, देख पा रहे हैं, गेन मतलब यहाँ प्लस कर दो, लूज मतलब माइनस कर दिया। ठीक है, H प्लस गेन कर रहा है, तो ये H प्लस गेन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, बेस। ठीक, ये HCl का ये जो Cl माइनस है, ये कॉन्जुगेट बेस है। ये अगर एसिड है तो एसिड से H प्लस हटा दो तो उसका कॉन्जुगेट बेस मिल जाता है। और अगर कोई बेस है उसमें H प्लस आप ऐड कर दो तो उसका कॉन्जुगेट एसिड मिल जाता है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि रिएक्शन में ये पेयर्स पे होते हैं। अगर रिएक्शन में हम देखें तो एक कॉन्जुगेट एसिड है तो उसका एक कॉन्जुगेट बेस होगा। अब एसिड आपको पता है तो आप बेस का फॉर्मूला बता सकते हो, बेस पता है तो एसिड बता सकते हो। तो ऐसे याद रखो, एसिड में से H प्लस निकाल दो तो बेस बन जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्जुगेट एसिड और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है बात? अरे इसको बोल रहे हैं एसिड। देखो ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड ये है। ठीक है, ये बेस है,
ये बेस है। इसको मान लो पहला मानो तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड नंबर 1। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? कॉन्जुगेट बेस नंबर 1, ऐसे बोलते हैं। ये इसका है। और ये है कॉन्जुगेट बेस नंबर 2, और ये है आपका कॉन्जुगेट एसिड नंबर 2। ये इसका है, इसका। क्लियर? इसी रिएक्शन को रिवर्स में देख लो ना तो पता लग जाएगा। देखो रिवर्स में देखें, इसी रिएक्शन को दोबारा लिख करके रिवर्स में देखते हैं। रिवर्स में देखो, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन है ना। H3O प्लस क्या कर रहा है? अपने में से H प्लस ही तो निकाल रहा है, तो ये एसिड नहीं होगा। और Cl माइनस क्या कर रहा है? H प्लस गेन कर रहा है, तो ये बेस नहीं होगा। क्या कहते हो? यहां पे ये क्या था? इसने H2O ने H प्लस गेन किया था, ठीक है, H प्लस गेन किया तो ये बेस था। और यहाँ पे HCl ने H प्लस को लूज किया था, अगर इस डायरेक्शन में हम देख रहे थे तो H प्लस को लूज किया था, तो ये एसिड था। बन गए पेयर्स। ये इसका बेस पे कॉन्जुगेट पेयर और ये इसका कॉन्जुगेट। क्लियर हुई बात? ठीक। तो आपको पूछे जाते हैं एग्जांपल्स दे करके कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, इसका कॉन्जुगेट बेस पेयर बनाओ, तो बना लोगे आप। जैसे मान लो हमें दे दिया HSO4 माइनस, SO4 माइनस 2, ठीक है, PO4 माइनस 3, HPO4 माइनस 2, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये HSO4 माइनस दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल। इसका अगर हमें कॉन्जुगेट एसिड पूछा गया तो याद रखो, कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मूला अगर बनाना है तो H प्लस जोड़ दो। तो इसमें H प्लस जब आप जोड़ोगे तो ये H2SO4 बन जाएगा, चार्ज हट जाएगा, ये माइनस का जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, H प्लस ऐड हो जाएगा, H2SO4। और इसी का अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो कॉन्जुगेट बेस आपको बनाना है तो H प्लस माइनस कर दो। इसमें H प्लस ऐड किया ना, इसमें H प्लस माइनस कर दे, यहाँ जोड़ा, यहाँ माइनस कर दो। तो माइनस जब करोगे ये H प्लस जाएगा तो ये SO4 माइनस 2 बन जाएगा। एक और H प्लस चला गया तो एक चार्ज और आ जाएगा माइनस का इसके ऊपर। ठीक है, जैसे हमें अमोनिया दे दिया, अब बोल रहे हैं अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड बना दो और अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस बना दो, क्या होगा? तो एसिड बनाना है तो H प्लस जोड़ दो, इसमें H प्लस ऐड कर दिया तो NH4 प्लस बन गया। और बेस बनाना है तो H प्लस निकाल दो, H प्लस निकालोगे तो माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्लियर? अब जैसे हमें PO4 माइनस 3 दिया था, तो PO4 माइनस 3 का अगर हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो हम HPO4 माइनस 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब H प्लस आप जोड़ते हो तो माइनस का चार्ज भी कम होता है। एक H प्लस जोड़ा तो HPO4, यहाँ माइनस 3 चार्ज था, यहाँ माइनस 2 हो गया। अब इसका बोल रहे हैं कॉन्जुगेट बेस बना दो, तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H प्लस निकालना है, H प्लस तो है नहीं तो इसका कोई कॉन्जुगेट बेस नहीं बन पाएगा। देख पा रहे? एसिड तो बन जाएगा, बेस नहीं बन पाएगा क्योंकि H प्लस है ही नहीं इसके पास। H प्लस होना भी तो चाहिए निकालने के लिए। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस पॉसिबल नहीं है, कॉन्जुगेट एसिड पॉसिबल है, HPO4 माइनस 2। ओके, SO4 कहाँ एसिड बन जाएगा, और बेस कैसे बनेगा? बेस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो जिसका बनेगा उसी का पूछेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? देखो, किसी का अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है इसका मतलब उसको खुद को वो बेस मान रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो उसको खुद को वो एसिड मान रहे हैं।
बस प्रोसेस क्या याद रखना है, अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है किसी का तो H प्लस ऐड करो, और कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H प्लस को निकाल दो उसमें से। ठीक, बना लेंगे। अब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कहलाते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे Ca1 इसका मतलब कॉन्जुगेट एसिड नंबर 1, और इसका हमने बेस लिखा Cb1 कॉन्जुगेट बेस नंबर 1, तो इसका ये है H2O, Cb2 लिख दिया इसको कॉन्जुगेट बेस 2, और ये Ca2 कॉन्जुगेट एसिड 2। तो ये नंबरिंग एक पहचानने के लिए आपको दिए, बाकी तो आप रिएक्शन से ही समझोगे कि रिएक्शन अगर आपको समझ आ रही है तो आप रिलेट कर लोगे कौन सी चीज क्या है। हाँ जी। नहीं, फिर देखो ये पेयर में एक ही H प्लस तो आप दे ही सकते हो, जैसे मान लो PO4 - 2 है ना। तो अब इसका आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है मान लो, है ना। तो आपने HPO4, ये -3 होता है, ये -2 बन गया। ठीक है। अब इसके बाद भी तो और भी तो H प्लस इसको आप दे सकते हो, H2PO4 माइनस बन जाएगा। ठीक है। हाँ, अब ये इसका पेयर होगा, ये इसका पेयर होगा, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि इसके पेयर ये दो हैं, नहीं, पेयर का मतलब दो ही चीजें होती है ना। नहीं, कितने भी नहीं, जो हर चीज बनती थोड़ी ना ऐसे थोड़ी, जो एग्जिस्ट करता है वही बताया जाता है ना, हर चीज नहीं बनती ना। अब जैसे हम बोले कार्बन का कोई कंपाउंड बना रहे हैं, ये मीथेन है, अब हम किसी भी रेशियो में कार्बन, किसी भी रेशियो में हाइड्रोजन ले लें, ऐसा नहीं होता। जो एग्जिस्ट करता है नेचर में वही आपको बताया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस। अब लास्ट पढ़ लेते हैं हम लोग लुइस के अकॉर्डिंग। लुइस वाला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बॉन्डिंग में भी। भाई लुइस एसिड और लुइस बेस क्या होता है। एसिड वो होगा जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और बेस वो होगा, हाँ, जो लोन पेयर डोनर होगा। क्या कह रहे हैं हेमांग, कुछ कह रहे हैं। हाँ, हाँ, कहीं कराया होगा, मतलब कराया है तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो लोन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा और एक जो लोन पेयर देगा, तो एसिड यहाँ पे लोन पेयर एक्सेप्टर हो गया। अभी तक हम लोग सब बात कर रहे थे प्रोटॉन की, अभी बात कर रहे हैं हम लोग लोन पेयर की। जैसे अगर एग्जाम्पल हम देखें तो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, अमोनिया के मॉलिक्यूल को अगर देखो तो अमोनिया पे एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इस तरीके की बॉन्डिंग होती है अमोनिया में। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये ऐसा होता है जो कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। अगर किसी मॉलिक्यूल को इसकी ज़रूरत हो तो ये अपने पेयर को दे सकता है। जैसे अगर हम लोग बोले कि BF3 के मॉलिक्यूल की बात करें तो बोरॉन के लास्ट में होते हैं, बोरॉन को अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 फ्लोरीन से ये जब बॉन्ड बनाता है तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो पाते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसके सेंटर एटम पे, बोरॉन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 की इसको रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर अमोनिया इसके पास आ जाए तो अमोनिया इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। कैसे, अमोनिया ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, क्योंकि बोरॉन को ज़रूरत होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो अमोनिया ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। और इसने लोन पेयर दिया है, लोन पेयर डोनर है ये, तो ये लुइस बेस होगा।
और जिसने एक्सेप्ट किया है वो लुईस एसिड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे H2O भी काम कर सकता है आपका लुईस बेस की तरह, क्योंकि इसके पास भी 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। लुईस एसिड की तरह अगर हम बात करें तो जैसे AlCl3 होता है, एल्युमिनियम के पास भी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है इसका, तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 13 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, 2 8 3, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 Cl से ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लेता है, तो इसके पास फिर भी 6 ही हो पाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर इसके पास H2O आ जाए या इसके पास NH3 आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इस तरीके की बॉन्डिंग बना लेगा। क्लियर? अब देखो, अब हम लोग बात अपने आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम, आयंस में ब्रेक होंगे ये एसिड और बेस, तो इनके लिए हम लोग क्या क्या बातें करेंगे, कैसे कैसे, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एसिड का एग्जांपल अगर हम लें तो एसिड मान लो कोई ब्रेक हो रहा है, सपोज हम ले लेते हैं CH3COH ले लिया, ठीक है, एसिटिक एसिड है, ये ब्रेक हो रहा है अपने आयंस में, ये बनाता है CH3CO- और H+। ठीक है, अब ये ब्रेक कैसे होगा? जब वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तभी तो ब्रेक होगा, तो वाटर भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये CH3CO- H+ में ब्रेक हो गया। अब अगर देखें हम एसिड को, तो यहाँ पे अगर हम सिंपली Kc लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? CH3COO- इसको एसीटेट आयन बोलते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन H+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पे ये सारी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, और H2O का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग Kc। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये रिएक्शन गिवन है और ये हमने Kc लिख दिया। अब होता क्या है इसमें, इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो H2O एक्सेस में लिया जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस में होती है, और H2O स्पेशली इस रिएक्शन में क्या होता है कि H2O इस रिएक्शन में बहुत एक्सेस में हम लेते हैं, तो ऑलमोस्ट इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, और अगर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है तो हम उसको यूनिट ले लेते हैं, उस टर्म को ही हटा देते हैं, यहाँ Kc के ऊपर वो इफेक्ट नहीं डालेगा इसका मतलब, तो इस टर्म को हम 1 कर देते हैं। जैसे हमने एक बात करी थी आपसे कि सॉलिड और लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें Kc में लिखना है तो सॉलिड और लिक्विड को हम लोग हटा देते हैं, यूनिट मान लेते हैं ना उसकी एक्टिविटी को। तो यहाँ पे भी H2O की कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होती, इतने एक्सेस में ली जाती है, और ऐसा देखा जाता है कि ऑलमोस्ट सेम ही रह रही है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही तो H2O को हम हटा सकते हैं टर्म को। जब H2O को हम हटा देते हैं, 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे Kc क्या बन जाएगा? CH3COO- H+ डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, ये बन जाएगा। H2O को हटा दिया हमने। ठीक है, अब ये जो Kc है एसिड के केस में, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, Ka नाम देते हैं इसको एसिड के केस में, और इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। क्लियर हुई बात? अब इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिख लें, इसी रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में यहाँ से यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह है
CH3COOH H2O से रिएक्ट करके क्या बना रहा था, CH3COO माइनस, और ये बना रहा था H प्लस। ठीक है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली हमने सी ली, इसको हम लिख नहीं रहे क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसको 0 0 कर दो शुरू में, एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो ये क्या होता है, अगर हम इसको अल्फा के टर्म से देखें तो सी कंसंट्रेशन था, तो ये सी अल्फा ब्रेक होगा, ये भी सी अल्फा बनेगा मतलब, और ये सी अल्फा ब्रेक होगा, तो ये रिमेनिंग कितना होगा, सी माइनस सी अल्फा हो जाएगा। अल्फा क्योंकि होता है 1 मोल से, तो अगर सी मोल से हमें लेना है तो सी अल्फा हो जाती है वो वैल्यू, मतलब जो डिसोसिएट होगी वो सी अल्फा होगी। और यहाँ पे स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, अगर आप देखें तो इसको हम सी अल्फा लिख सकते हैं, इसको सी अल्फा और इसको सी माइनस सी अल्फा। यहाँ तक बात क्लियर है? H2O को इसलिए कंसीडर नहीं किया, इस इक्वेशन में हम रखने जा रहे हैं ना, तो H2O के टर्म को बाद में क्या करेंगे, हटाएंगे, इसलिए हमने पहले से ही हटा दिया। यूनिट करेंगे ना इसको, ये एक्सेस में। ठीक है, अब इसमें रख दें इन्हीं वैल्यूज को, तो रखना है सीधे सीधे। ये कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर दिया हुआ है, तो इसमें वॉल्यूम वी से डिवाइड नहीं करना है, हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया, मोल नहीं दिए, ये कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज को हम यहाँ रख सकते हैं इस फॉर्मूला में, तो यही तो है एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो रख के निकाल लें के सी की वैल्यू, के की वैल्यू, भाई इसी को हमने के बोल दिया, तो के की वैल्यू निकाल लेते हैं। के क्या हो जाएगा अपना, के है CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम पे ये है सी अल्फा, ये है सी अल्फा, ये कितना है, सी माइनस सी अल्फा है। तो अगर देखो आप, तो ये हो गया सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और ये सी कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। तो ऊपर आ गया सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यहां तक बात क्लियर है? क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर एसिड के लिए निकालना है, और इस तरीके का एसिड है जैसा कि एसिटिक एसिड है, एक ही H प्लस दे रहा है, इस तरीके की अगर कंडीशन है, तो K की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट ये हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो इसी रिएक्शन में हम लोग देखें, हम लोग बोले अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, अगर इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, मान लो अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी है, मान लो इतनी है, ये बहुत छोटा हो गया ना 1 के कंपैरिजन में, क्या कहते हो? ये वैल्यू तो बहुत छोटी हो गई। अगर इस तरीके की कोई वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू काफी छोटी है अगर 1 के कंपैरिजन में, तो हमारा के का वैल्यू यहाँ पे क्या आया, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, यही तो आया है। तो अगर अल्फा बहुत छोटा है, तो नीचे वाले टर्म में भाई बहुत छोटी वैल्यू को अगर किसी चीज में से माइनस करोगे तो बहुत ही कम डिडक्शन होगा ना। तो अगर अल्फा बहुत छोटा है 1 के कंपैरिजन में, तो हम लोग 1 माइनस अल्फा जो है इसको अप्रॉक्स 1 के इक्वल कर सकते हैं।
अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, अल्फा अगर बहुत छोटा है, ठीक है, तो अल्फा अगर बहुत छोटा है तो 1 माइनस अल्फा को अप्रॉक्स आप 1 के इक्वली ले लोगे, मतलब 1 में से बहुत छोटी वैल्यू कोई माइनस कर रहा हो तो वैल्यू अप्रॉक्स 1 आएगी, 1 नहीं बोलेंगे, अप्रॉक्स 1 आएगी, ठीक। तो इस टर्म को आप 1 ले सकते हो इस केस में, जब अल्फा बहुत छोटा हो तो सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा, इसका मतलब के इस केस में क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। क्लियर है बात। और ये जो अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है 1 के कंपैरिजन में, ये होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अभी वीक और स्ट्रॉन्ग समझा देंगे होता क्या है, बट अभी के लिए याद रखें कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा फॉर्मूला ये बन गया, अगर कोई ऐसा एसिड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा फॉर्मूला बन गया के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा अगर निकालना है तो रूट ऑफ के बाई सी। यहां तक बात क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। 11 बज गए क्या? हाँ 11। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों।